दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हर बार की तरह आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय को लेकर विचार विमर्श करने के लिए आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आप सब ने 60 के दशक में हिंदी सिनेमा का एक बहुत प्रसिद्ध गीत सुना होगा। उस गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे देश की जो धरती, हमारे देश की जो ये मिट्टी है, ये सोना हीरा मोती बनाती कैसे है? इसके पीछे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत, दिन रात की परिश्रम का जो फल होता है, उससे हमारे जीवन की धार बनी रहती है। हमारे किसान भाई दिन रात लगकर हमारे खाद्यान्न की पूर्ति को परिभाषित करते हैं और सफल बनाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपनी प्राकृतिक संपदा, अपने खेत खलिहान, अपने बगीचों से कितना समय हम उनको दे पाते हैं या कितना हम जुड़ाव रखते हैं, ये आज एक सोचने का विषय बन चुका है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हमें थोड़ा भी समय मिले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने खेत खलिहानों, अपने किसानों से मिलने की कोशिश करें, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से एक बार रूबरू करने की बेहतर कोशिश करनी चाहिए। आज का जो विचार विमर्श का विषय रहने वाला है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे विचार विमर्श में जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषि पर्यटन। कृषि पर्यटन कितना महत्वपूर्ण है, हमारी भागीदारी उसमें कितनी होनी चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों से लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो कुछ खास मेहमान इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर कैलाश जाखड़ जी, विषय वस्तु विशेष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इसके साथ ही हमारे साथ सुमित डागर जी हैं, प्राकृतिक किसान हैं, धाम जैविक से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे साथ वीणा लाल जी मौजूद हैं स्टूडियो में, कर्माग बाल संगठन से हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जैसे आज का हमारा विषय है कृषि पर्यटन, मैं सबसे पहले डॉक्टर कैलाश जाखड़ जी का रुख करूंगा। डॉक्टर कैलाश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज के इस भाग दौड़ी भरी जिंदगी के अंदर कृषि पर्यटन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? जी नमस्कार। कृषि पर्यटन एक अपना पर्यटन की नवीनतम परिकल्पना है, क्योंकि पर्यटन वैसे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम शहर के लोग हम जाते हैं, समुद्र की तरफ पर्यटन है, अपने पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ पर्यटन है और डेजर्ट पर्यटन है। और दो पर्यटन ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल और कृषि के आसपास जुड़े हुए हैं। एक है ग्रामीण पर्यटन, एक है कृषि पर्यटन। ग्रामीण पर्यटन वो जहाँ पे कोई गाँव में कोई चीज़ प्रसिद्ध है, वहाँ पर कोई विजिटर जाके कोई नई चीज़ खरीदता, वो ग्रामीण पर्यटन हो गया। कृषि पर्यटन ग्रामीण पर्यटन और पर्यटन का ये एक रूप है और नवीनतम परिकल्पना है, क्योंकि इसमें जो भी शहर के लोग हैं या जो भी बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में विजिट करते हैं, किसानों के फार्म पे विजिट करते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, किसानों के कार्यों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उनको कार्यों को सराहना करने का भी मौका मिलता है। तो वर्तमान में यदि हमें ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है या वहाँ के रोजगार के स्वरोजगार और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ाना है, युवाओं को एक उद्यमीशीलता के लिए हमें मौका देना है, तो कृषि पर्यटन इसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों को भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और उनको एक जैविक और शुद्ध आहार भी उपलब्ध होगा खाने के लिए। जी, तो दोस्तों, आज हमारा विचार विमर्श का जो विषय है, यानी कि एग्रो टूरिज्म, अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें कृषि पर्यटन, ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसमें हमारी भागीदारी कैसी होनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब हम एक विशेष रिपोर्ट देखने के बाद तय करते हैं और तमाम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है
जिनका बचपन आमतौर पर घर की चारदीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने, समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहां पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वीणा लाल जी का रुख करूंगा। वीणा मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और जब क्योंकि आप एक बाल संगठन से जुड़ी हुई हैं, आज के बच्चे उतना क्या जुड़ाव रखते हैं अपनी प्राकृतिक संपदाओं से, अपनी खेत खलिहान से, और बच्चों को इसकी तरफ जोड़ने के लिए, इनकी तरफ इनका रुख मोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जैसे शहरी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है और गाँव से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म होता जा रहा है, और मैं भी एक शहर में पली बड़ी लड़की हूँ, तो मुझे भी पता लगा कि जब जानने की कोशिश करी कि हम लोग को, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि अन्न कैसे उगता है, सब्जियां कैसे उगती हैं, इन सब चीज़ों को भी वो भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने वहाँ जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था, उसमें हमने जो गार्डनिंग करनी शुरू करी, सब्जियां वगैरह उगानी शुरू करी, और जिसमें हमने बच्चों को जोड़ना शुरू करा ताकि वो भी सीख सकें और समझ सकें कि हमारे किसान या जो लोग भी हमारे लिए सब्जियां या अन्न उगा रहे हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण है, उनके लिए उनकी कितनी उसमें मेहनत लगती है और कितने तरीके से वो ज़िंदगी को आगे हम लोग को अन्न प्रदान करने के लिए कितने तरीके से मेहनत करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने उनको, बच्चों को इसके साथ जोड़ना शुरू किया, और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब वो आके थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना हाथ से काम भी कर सकें, जिससे उनको पता लगे कि इसको कैसे उगाया जा सकता है, और एक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा खान पीन को कैसे आप अपने आप से उगा सकते हैं और उसको ले सकते हैं अपने घरों में। जी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की जा रही है बच्चों को एक बार अपने फिर से विरासत और अपनी संस्कृति की तरफ मोड़ने के लिए, और एक बहुत आवश्यक विषय भी है ताकि बच्चों को आने वाले समय में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके कि अन्न उगाया कैसे जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खेत से जो फसल उगती है और वो हमारे प्लेट तक जब पहुँचती है तो उसके पीछे की कितनी मेहनत है, क्या उसको सफ़र तय करना पड़ता है, किसानों को किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है, और तमाम होती हैं। दूसरी बात ये भी इसमें महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य के लिए हमारे कितनी लाभदायक होती हैं ये फसलें या ये अनाज जो हम प्राकृतिक रूप से पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक सफल किसान हैं, सुमित डागर जी हैं, प्राकृतिक किसान हैं। सुमित डागर जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। आपके अनुसार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसानों को एग्रो टूरिज्म की आवश्यकता क्यों पड़ी है और ये कितना महत्वपूर्ण है? नमस्कार सर। एग्रो टूरिज्म की ज़रूरत जो है केवल किसान को नहीं है, वो दोनों को है। जो ग्राहक है, जो सामान लेता है, उसको किसान से भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है जी, क्योंकि उसको किसान को जानना होगा। आज ये इतना बड़ा जो हमारे बीच में एक मतभेद हो गया है कि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अभी जैसे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिरी बार आपने किस किसान से कब बात की थी? आपका अपना किसान कौन है? आप अगर कपड़े खरीदते हैं, आप जूते खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, तो आपके पास एक ब्रांड है, एक नाम है, उसके बारे में आप सर्च करते हैं जब उस चीज़ को आप खरीदते हैं। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो आपको पता है कि किस किसान का खाना आपके पास आ रहा है। आपकी थाली में रोटी है, सब्जी है, सलाद है, लस्सी है, दूध है, आपको पता है वो कहाँ से आ रहा है, या बस एक दुकान से आ रहा है? बस इतना पता है आपको कि बराबर में एक दुकान है हमारे, वहाँ से आ रहा है। जब तक आप उस किसान से बात नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, जब तक ये मतभेद ऐसे ही बने रहेंगे। तो एग्रो टूरिज्म का उसमें ये फ़ायदा है कि जब किसान अपने खेतों में एक इस तरीके से माहौल क्रिएट करेगा कि वहाँ पे वो लोग आएँ, उनसे बातें करें, बैठे, उनको समझे, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसमें दोनों का फ़ायदा है, किसान का भी और ग्राहक का भी।
किसान का इसलिए फ़ायदा है कि उसको डायरेक्ट एक लोगों से मुलाकात होगी, उसको पता रहेगा कौन मेरा सामान ले रहा है और उसको एक उचित दाम भी मिलेगा। वो वहाँ पे अपने फ्रूट्स के पेड़ लगाए, इसमें हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहाँ पे आम लगा हुआ है, वहाँ पे सेब लगा हुआ है, जैसे अपने किसान भाई लगाए, वहाँ पे अनार लगा हुआ है, तो लोग आके उसको तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसमें जैसे मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि हम जब भी कोई फसल लगाते हैं, अभी इसी समय खेतों में लामनी चल रही है, जो हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तो हमने अपने सभी कस्टमर्स को कहा कि हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको हमारा साथ देने के लिए आना है और आपको देखना कि कैसे हार्वेस्ट हो रहा है और अपने बच्चों को लेके आना है। इन बच्चों को आप दूर कौन कर रहा है, मतलब माता पिता तो कर रहे हैं ना, क्योंकि छुट्टी जब भी होती है तो उनको पहाड़ों की तरफ लेके चले गए या कहीं भी लेके चले गए। आप जा सकते हैं, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन अपने किसान के पास कब जाएंगे? वहाँ भी तो आपको एक समय निकाल के जाना चाहिए, अपने बच्चों की वहाँ पे बात करानी चाहिए। तो हमारे पास जब वो बच्चे आते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे हमारा गेहूं लग रहा है, कैसे हमारी सरसों लग रही है, कैसे हमारा चना लग रहा है, उसको वो खुद हार्वेस्ट करते हैं जितना भी उनसे होता है, वो उस मेहनत को समझते हैं, उसकी गुणवत्ता को समझते हैं। और जब किसान के साथ ये चीज़ जुड़ेंगी तो किसान भी उस भावनाओं को समझेगा और उसको पता रहेगा मुझे किसके लिए सामान लगाना है, वो लेने वाले कौन है, तो वो उसमें गलत चीज़ें नहीं करेगा, वो जैविक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा और उसको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। सर जी, सुमित डागर जी, यहाँ पर सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, यहाँ पर आप देखें तो हर वर्ग के लोगों का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शहर की जनमानस है, कहीं ना कहीं उनका एक कटाव देखा जा रहा है। फिलहाल इस पे और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कैलाश जाखड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कैलाश जाखड़ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय देश में कितने एग्रो टूरिज्म के जगहें हैं और किन किन जगहों पर लोग जा सकते हैं इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं, हमारे देश में काफ़ी जगह पे एग्रो टूरिज्म है, क्योंकि हम जैसे कुछ और अभी स्थापना होने की भी संभावना है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे हमारे देश के अंदर लगभग 6.5 लाख से अधिक गांव है और काफ़ी गांव है जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस से आसपास जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े महानगरों के शहरों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे एग्रो टूरिज्म की स्थापना की भरपूर संभावनाएं है। सरकार अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। जैसे महाराष्ट्र सरकार और ने 2018 में पॉलिसी भी बनाई एग्रो टूरिज्म को वहाँ पे स्थापना करने के लिए, और काफ़ी क्षेत्र में मुंबई महाराष्ट्र के काफ़ी गाँव में, पुणे के आसपास वहाँ पे एग्रो टूरिज्म है। बाकी गोवा केरला वो बीच एग्रो टूरिज्म हो गए, लेकिन एग्रो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। बाकी जैसे राजस्थान के अंदर हो गए, हरियाणा में हो गए, काफ़ी जो मतलब वहाँ के देसी कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ क्षेत्रों में एग्रो टूरिज्म बने हुए हैं। और अभी लेकिन वहाँ पे लोगों को जाने का रुझान कम है, हमें उसमें थोड़ी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और जैसे सुमित जी ने बताया है कि एक हमें फैमिली किसान, मतलब जैसे हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर है, एक फैमिली ड्राइवर है, एक सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास एक फैमिली किसान होना चाहिए। और फैमिली किसान तब बनेगा जब हम एग्रो टूरिज्म की तरफ रुख करेंगे, वहाँ के लोगों के पास पहुँचेंगे, उनको मोटिवेशन होगा और लोग उस चीज़ क्षेत्र से जुड़ेंगे। यदि एक एग्रो टूरिज्म की स्थापना हुई और एक एग्रो टूरिज्म के आसपास यदि काफ़ी जो लोग जाने लगे, उसकी अच्छी डिमांड हो गई, तो आसपास के एरिया में और भी एग्रो टूरिज्म की स्थापना होगी। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है बड़े बड़े महानगरों के पास एग्रो टूरिज्म की स्थापना करने के लिए। इसमें युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है और युवाओं के लिए ये बिजनेस और उद्यम स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनको शहर के लोगों को और युवाओं के खुद के गाँव के लोगों को खुद को भी एक इनकम के निरंतर आय के स्रोत के साथ साथ उनको एक अच्छा रोजगार भी मिलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं उनकी भी संभावनाएं कम होगी। बिल्कुल। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से युवा आज खेती किसानी में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनका आकर्षण बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो आ भी रहे हैं और बहुत से बड़े बड़े बदलाव, बहुत से ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप लाकर वो खेती किसानी में एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं और बाकी किसानों की आय बढ़ाने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वीणा मैम का मैं रुख करूँगा। वीणा मैम, आप एक बाल संगठन से जुड़ी हुई हैं, यहाँ सिर्फ बात बच्चों की नहीं है, अगर हम बच्चों के माता पिता की बात करें या उनके बड़े जो भाई बहन हैं, जैसे युवाओं की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आप जब उनसे मिलती हैं उनके बच्चों से या फिर जो आप आसपास के अपने संगठन में लोगों से मिलती हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का या उन युवाओं का भी झुकाव इस तरफ है या फिर होना चाहिए? हमने कोशिश यही करी है कि जो गार्डनिंग कर रहे हैं आप, जो अपनी बगिया करा रहे हैं, तो उसमें कैसे आप अपना जुड़ाव करें और साथ में अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ में भी उसको कैसे अपने माता पिता को भी समझाएं कि एक्चुअली इसको शिक्षा के साथ हमने जोड़ा है कि शिक्षा में जो हम लाइफ स्किल की बात करते हैं या स्किल एक सीखना चाहिए, तो उसमें ये गार्डनिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि जिसमें आप सीख रहे हैं और अपने पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं या मैसेज पास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने घरों में ये छोटी छोटी चीज़ें लगा के और अपने घर का एक स्वास्थ्य की तरफ हम अपना झुकाव पैदा कर सकते हैं कि हम अपना अच्छा खाना उगाएं,
खुद सब्जियां उगाएं, खुद अपने फ्रूट्स उगाएं और करें। इसी के साथ में हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हर बच्चे को खुद हाथ से ये करने का मौका मिले, जो कि एक छूट गया क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। जो भी हमारे आसपास के लोकल युवा लोग हैं, उन लोग आके काम करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ में। जी। अब मैम आप देखती हैं कि जैसे आज का युग है, टेक्निकल का युग है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वीडियो गेम्स है, हर कोई इस समय मोबाइल की स्क्रीन से जुड़ा रहता है। ऐसे समय में बच्चों का और उनके माता पिताओं का भी समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको किस तरह से चुनौतीपूर्ण मानती हैं कि इन बच्चों को उस मोबाइल से, उस इंटरनेट के युग से निकाल कर इस तरफ मोड़ना काफ़ी चुनौती भरा होगा? हम लोग एक्चुअली उसको अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप उससे निकल के ये काम कीजिए, हम उसको साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका आप कैसे इस्तेमाल इन सब चीज़ों के साथ में कर सकते हैं। लाइक आपको अगर कोई पौधा लगाना है और आपको नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं कि इस पौधे को बचाने के लिए किस तरीके की खाद का उपयोग करें, किस तरीके की खुद की कीटनाशक बनाए बजाय केमिकल वगैरह यूज़ करने के लिए। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे बच्चों को मालूम नहीं होता इस पौधे का नाम क्या है, तो दे कैन यूज़ आइडेंटिफाई विद द ऐप ना, कि इसको कैसे आप ढूंढ सकते हैं उसका नाम और ये सब। तो शिक्षा में वो टेक्नोलॉजी और इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, दोनों का सहयोग करके चलना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों का रुझान उसी तरफ है ज़्यादा, तो उसको कैसे मिक्स कर दें हम लोग आपस में। जी जी। सुमित डागर जी का मैं करूँगा। सुमित जी, आपने बताया कि आप अपने कस्टमर्स से कहते हैं कि अपने बच्चों को लाइए, तो हम आपसे जान सकते हैं कि आपके कस्टमर किस प्रकार से हैं और आप बेसिकली खेती किसानी में क्या उत्पाद बनाते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आपने ये सब सेटअप किया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कैलाश सर का, जो हमारे साथ बैठे हैं इधर। हमें कैलाश सर, KVK उज्वा जो है उनका बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, वहाँ से हमें समर्थन के साथ हम खेती जो है उसमें कर पा रहे हैं। हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं। जो ग्राहक है वो कहीं से भी हो सकता है। सबसे पहले मेरे ग्राहक मेरे गाँव से हैं, मेरे आस पड़ोस से हैं, मेरे किसान भाई हैं जो हमसे सामान लेते हैं। फिर हम दिल्ली NCR में जो है अपनी डिलीवरीज करते हैं जो हमसे सामान लेते हैं। जो खेती का सेटअप है वो यही है कि जैसे हमारे खेती पूर्वज कहते थे वही हम खेती हम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा विकास का मॉडल आप उसके अंदर ला सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही इतने घबराने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही हमें आप कुछ भी नया अपनाना ही नहीं है। आप नई चीज़ों को अपना सकते हैं। आपको केमिकल छोड़ के आपको खेती करनी है, केमिकल को आपको अपनाना नहीं है। और दूसरा उसमें जैसे हमने गेहूँ लगाया तो हम गेहूँ से ही जैसे दलिया बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं, हम प्रोसेस करके उन चीज़ों को देते हैं। हम सब्जियां लगाते हैं, सब्जियां सेल करते हैं। मेरी मम्मी सब्जियों से अचार बनाती है तो हम अचार को भी सेल आउट करते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को जो है सेल आउट करते हैं और कस्टमर को डायरेक्ट हम अपने साथ जोड़ते हैं। हम उनसे रोज़ाना बातें करते हैं। मेरा कस्टमर एक भी ऐसा नहीं है जिससे मेरी बात ना होती हो या वो हमें जानते ना हो। तो हमारी रेगुलर उनसे बात होती है, रेगुलर हमारा एक फीडअप होता है और हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं। जैसे एक इसमें मैं बताना चाहूँगा, अभी पीछे ओले आए थे तो काफ़ी फसल में नुकसान हुआ था। तो जब मैं सुबह उठा तो मेरे फ़ोन पे 4-5 मैसेज थे कस्टमर्स के कि कल रात को ज़्यादा तेज़ बारिश थी, कि आपका ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जो मैसेज था ना वो थी असली चीज़ जो फीलिंग्स जोड़ती है, भावनाओं को जोड़ती है। अब जो भावनाएं जुड़ती हैं वही सब कुछ है। अब मैं चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकते हम अपने साथ। जब एक 10 साल के बच्चे का हमारे पास ऑडियो मैसेज आता है कि अंकल आपका ये सामान खा के मुझे मज़ा आ गया और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हमें एक साथ जोड़नी होंगी। किसान को अकेला ना छोड़ें, उसको आपकी ज़रूरत है और इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जब भी किसान को देखा है उसको एक अकेलेपन के रूप में देखा है, एक गरीब किसान को देखा है, उसको उठाना है, उसका उत्थान करना है, हमें उसके साथ जुड़ना है, उसे डायरेक्ट सामान लेना है। सीधा किसान से जुड़िए। आप कितने किसानों को जानते हैं, अपने आप से ये पूछिए, और आप कितने किसानों से सामान लेते हैं। आप जब भी किसान से मिलते हैं तो ये ना पूछे कि हमें आता है, अच्छी बात है आपको आता है, बहुत ज़रूरी है, सबको आना भी चाहिए, लेकिन वो किसान क्या कर रहा है उससे वो जानना हमें ज़रूरी है। और ये सब संभव है एग्रो टूरिज्म के द्वारा ही। और एग्रो टूरिज्म में बहुत ही अच्छा कार्य है जो आजकल सरकार भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। उसमें आपको किसान भाई को अपनी जगह में 4-5 कमरे बना देने हैं, उसमें फलदार पौधे लगा देने हैं, सब्जी लगा देने हैं। वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे वो सब्जी तोड़ेंगे, अपने आप जैसे आलू लगा है उन्होंने आलू उखाड़ा, वहाँ पे प्याज लगा है प्याज निकाला, उन्होंने खुद से उसकी सब्जी बनाई, वहाँ पे पानी दिया खेतों के अंदर। तो वो ये एग्रो टूरिज्म है। उसमें एग्रो टूरिज्म में ये नहीं है कि वो आए बस वहाँ पे रुक गए और चले गए। उन्हें मिट्टी के साथ जोड़ना है, मिट्टी के साथ उनकी भावनाओं को जोड़ना है, मिट्टी में उन्हें सनाना है, मिट्टी से उनको जोड़ना है। फिर वो जो भावनाएं जुड़ेंगी वो एक लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। बिल्कुल जी सर।
किसान उत्थान की बात हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एग्रो टूरिज्म से किसान और ग्रामीण आबादी को किस तरीके से मुनाफा दिया जा सकता है और कितना मुनाफा दिया जा सकता है जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके। एग्रो टूरिज्म किसानों को, जैसे नए युवा है या कोई जो भी किसान है एग्रो टूरिज्म की स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा निरंतर आय का काफ़ी अच्छा उद्यम है ये, क्योंकि इसमें जो एग्रो टूरिज्म की स्थापना होगी वो किसान के एग्रीकल्चर की जितनी भी कृषि प्रणालियाँ हैं, चाहे जैसे फ्रूट उत्पादन की हो, फल उत्पादन की हो, चाहे सब्जी उत्पादन की हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, घर पे देसी गाय हो, जो गाय का दूध दही मिल रहा हो उनको, और अलग अलग जैसे वहाँ पे किसान आके खाना खा रहे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं, क्योंकि एग्रो टूरिज्म में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेली विजिट का, जो सुबह आए और शाम को चले गए। एक होता है नाइट स्टे का। नाइट स्टे में यदि वहाँ पे कोई फार्म फैमिली रुकती है तो आप उनसे लगभग 1200 से 2000 रुपये, 3000 रुपये पर नाइट उनसे आप चार्ज कर सकते हैं। और यदि वहाँ पे आपके साथ खाना खा रहे हैं तो आप उनको 400 से 1000 रुपये तक सुबह शाम के डिनर के रूप में आप उनसे खाना का चार्ज कर सकते हैं। आप उनको देसी और बिल्कुल प्राकृतिक खाना खिलाएंगे। तो यदि आपके पास दिन में 2 फैमिली भी आ गई तो लगभग आपके पास 5000 रुपये आपकी डेली की इनकम हो गई। और सबसे अच्छी बात ये कि यदि वो आपका खाना खा के जाएंगे, आपके उत्पाद का स्वाद लेंगे, तो फिर आप एक छोटा सा वहाँ पे आउटलेट रखिए अपना, क्योंकि एग्रो टूरिज्म की स्थापना होती है वो 3 सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करती है। प्रथम सिद्धांत होता है कि वहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको वहाँ पे कुछ देखने के लिए होना चाहिए। जैसे आपके वहाँ पे एग्रीकल्चर की जब नई नई प्रणालियाँ, नई नई तकनीकी का प्रदर्शन किया हुआ है, नई नई किस्मों, नई नई जैसे टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रदर्शित है। और वहाँ पे जैसे आपकी ग्रामीण जो लोकल वेशभूषा है या वहाँ का कल्चर है, वहाँ वो चीज़ें वहाँ पे आपके प्रदर्शित है, तो वो उनको देखने के लिए हो गई। दूसरा होता है वहाँ पे उनको करने के लिए कुछ, जैसे कोई आ गई फैमिली रुक गई तो उनको फैमिली के बच्चों को वहाँ पे कुछ, जैसे सुमित जी ने बताया था अभी कि जैसे उनको अपने हाथ से ही खेत से फसल उखाड़ के, सब्जी उखाड़ के सब्जी बना रहे हैं, खा रहे हैं, बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी से राइड कर रहे हैं। इसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है, उनको खुली हवा में घूमने के लिए, उनके बारे में उनको विजिट करवाने के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण होता है फार्म का आउटलेट होना, क्योंकि जितने भी आपके, जैसे आप 1 एकड़ का बनाओ, 2 एकड़ का बनाओ, 10 एकड़ का एग्रो टूरिज्म बनाओ, आसपास के आपके साथी जैविक किसानों को जोड़ो, एक आपके पास फार्म आउटलेट होना चाहिए। क्योंकि आपसे जो सीखेंगे, आपका जो स्वाद वहाँ से एग्रो टूरिज्म से वो लेंगे, वो आपसे कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाएंगे। आप जैविक उत्पाद, मूल्य संवर्धित उत्पाद, जैसे सुमित जी ने बताया कई प्रकार के उत्पाद हैं, आप वहाँ पे उनको फार्म आउटलेट पे रखिए, वो आपसे खरीद के लेके जाएंगे। यदि उनको अच्छा लगा तो हर 15 दिन में डेली विजिट पे आके आपके पास सुबह शाम विजिट भी करेंगे और आपके पास उत्पाद भी लेके जाएंगे। तो इसमें युवाओं को निरंतर आय का एक बहुत अच्छा साधन है और स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती में भी एक एग्रो टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई है डॉक्टर कैलाश जी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार फिर से आपको तमाम जानकारियाँ हम उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। कृषि पर्यटन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और क्या भूमिका है हम लोगों की उसके अंदर, आपकी क्या भूमिका है, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और तमाम जानकारियां आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं वीना मैम का एक बार फिर से रुक करूँगा। वीना मैम, आपके बाल संगठन में काफ़ी बच्चे हैं जिनको आप प्रशिक्षण दे रही हैं, सबको आप प्रेरणा भी दे रही हैं कि आपको इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए, लेकिन आपको बच्चों का जो रिस्पांस है उस पर आपको क्या लगता है, क्या रिस्पांस बच्चों का रहता है और कितने उत्सुक रहते हैं, और जो माता पिता आपको देख रहे हैं इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
तो शुरू में जब हमने ये प्रोग्राम अपना शुरू किया था तो उस समय तो बच्चों का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें उनको कोई वो नहीं दिखता है कि आगे चल के उनका फ्यूचर क्या है उसमें। तो वो उसको सिर्फ एक हॉबी की तरह लेते हैं, बट उसको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं एज ए प्रोफेशन या कैरियर की तरह। पर अब जब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी इसकी पूरी महत्वपूर्ण, हमने समझाया कि इसके पीछे में क्या है, कि आप किस तरीके से इसको एज ए अपने ज़िंदगी के फ्यूचर प्लानिंग में भी जोड़ सकते हो और किस तरीके से इसके साथ में आप एक रोज़गार का अवसर भी देख सकते हो। तब उनका इंटरेस्ट, युवा जो बच्चे हो रहे होते हैं जो 16 से ऊपर होते हैं, 16-17 साल के, उनका इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ जब हमने उनको और भी एग्जाम्पल दिखाए कि कैसे लोग पढ़ाइयाँ छोड़ के भी, अपनी बड़ी बड़ी डिग्री छोड़ के भी किसानी में आ रहे हैं और नए नए तरीके से किसान उसमें रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तब उनके लिए एक मॉडल एक बन पाया और जिसमें उन लोग आप अपना कैरियर बनाने की कोशिश में लग गए। और माँ बापों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हमारे लिए सबसे पहले हम हर माँ बाप सोचते हैं कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य कितना अच्छा रखा जाए, और हम उनको क्या खिला रहे होते हैं यही हमें नहीं पता होता है जी। तो एक्चुअली उसके बारे में खुद को पहले ज्ञान देना कि हम क्या खिला रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, और बच्चों को ऐसी जगहों पे विज़िट कराना कि जहाँ पे ये सब उग रहा है अच्छे तरीके से, ताकि उन लोग का भी ध्यान इसको भी एक एज एक आगे बढ़ के एक फ्यूचर प्लानिंग की तरफ वो भी ले सकें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और किसानी में आ सकें। उसमें जो हमारा अब एक तरीके से छूटता जा रहा है ना कि हमें किसान नहीं बनना, हमें कुछ और बनना है, तो वो वापस किसान को भी हमको एक उस जगह पे मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ पे ये भी एक एक्साइटिंग वो लगे कि ये भी एक जगह है जहाँ पे हमें काम करने के लिए रोज़गार के अवसर हैं हमारे। जी बिल्कुल। सुमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आप स्वयं एक किसान हैं, आप उत्पाद बना के तरीके की चीज़ों बेचते हैं, आज खेती किसानी के क्षेत्र में देखा जाए तो अपार संभावनाएं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसका प्रसंस्करण कर फसल उगाकर, ऐसे तमाम संभावनाएं जिसको कर किसान बहुत अच्छी आमदनी कर सकता है। ऐसे समय पे अगर हम बात करें एग्रो टूरिज्म की, तो आपके नज़रिए के अनुसार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एग्रो टूरिज्म कितना बदलाव किसान के जीवन में ला सकता है और इसकी आवश्यकता कितनी है ग्रामीण क्षेत्रों के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप वहाँ पर हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो उस क्षेत्र के अनुसार डिपेंड करता है, लेकिन कितनी बदलाव ये ला सकता है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन में ला सकता है सर, और किसान के जीवन में तो इतना बड़ा बदलाव ला सकता है कि उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके पास डेली शहरों से लोग आएंगे जो उनको पैसा देंगे वहाँ पे रुकने का, वहाँ पे खाने का, वहाँ पे घूमने का, और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ना, एग्रो टूरिज्म के बहुत अच्छे एग्जाम्पल अपनी आसपास लोग देखते भी, जहाँ घूमने जाते हैं कुछ फोटो खिंचवाते हैं और थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और वो हज़ारों रुपए दे के आते हैं। वहाँ एक इंसान की फीस शायद 1000 रुपये 1500 रुपये ऐसे होती है, और हम में से भी शायद काफ़ी लोग वहाँ जाते होंगे जी। अभी जहाँ पैनल में बैठे यहाँ से भी काफ़ी जाते होंगे, वहाँ थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, इधर घूमते हैं उधर बैठते हैं, वो वही पुरानी चीज़ें देखते हैं कि उपले देख लिए, बटोड़ा देख लिया, भैंस बंधी हुई है वो देख लिए, गाय बंधी हुई है वो देख लिया, मतलब वहाँ का सांस्कृतिक खाना खा लिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लिए। तो गांव को ही तो आपको दिखाना है, वो गांव ही तो चाहिए। अगर वहाँ पे शहरीकरण हो गया तो एग्रो टूरिज्म ही नहीं हो पाएगा। तो वो गांव ही किसान की शोभा है और वो गांव ही किसान को दिखाना है लोगों को। तो किसान को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको अपने जो ज़मीन है उसके अंदर थोड़ा सा डेवलप करना है और उस ज़्यादा खर्चा भी उसके अंदर नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे उसमें कर सकता है। सबसे पहले तो वो प्राकृतिक खेती को अपनाए, जो उसका पहला कार्य है, प्राकृतिक खेती को अपनाए। प्राकृतिक खेती को अपनाने के साथ वहाँ पे वो सब्जियाँ लगाए और सब्जियों के साथ साथ वो फलदार पौधे लगाए, ये उसका पहला काम है। उनका ख्याल रखे और जब वो तैयार हो जाए तो वो अपने लोगों को उसके साथ बुला सकता है और उनको दिखा सकता है कि ये पौधा किस तरीके से तैयार हुआ है, इसमें क्या क्या है। वहाँ पे वो अपना घर पे बना हुआ खाना उनको खिलाए, जो उसकी खेत में सब्जियाँ उगी हैं उन्हीं से वो खाना उनको बना के खिलाए। अब इससे होगा क्या, जब वो खाना खाएंगे, जैसे कैलाश जी ने बताया, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो प्राकृतिक है। तो रेगुलर आपसे खाना सामान लेने लग जाएंगे। आपका आटा खाया, आप वो अच्छा लगा तो वो आपसे खरीदने लग जाएंगे। आपकी सब्जियां खाई वो बहुत अच्छी लगी तो आपसे सब्जियां खरीदेंगे। आपका कोई भी उन्होंने सामान खाया वो अच्छा लगा वो लेंगे। अगर आपके पास गाय ज़्यादा है तो आपसे दूध लेंगे, दही लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और लोगों के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि उनको किसी भी चीज़ को घूमने के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके आसपास के गांव में ही वो चीज़ें डेवलप होंगी। अब उनको 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा के जाने की जरूरत नहीं होगी, वो पास में ही जाएंगे, अपने किसान के पास बैठेंगे, वहाँ उनसे बातें करेंगे, वहाँ पे खाएंगे, इंजॉय करेंगे और खुश होकर पैसा भी देंगे। तो दोनों के जीवन परिवर्तन में काफ़ी इसका जो है सहयोग है। जी डॉक्टर कैलाश जी, मैं आपका रुख करूँगा। यहाँ पर बात हो रही है प्राकृतिक खेती को अपनाएं और फलदार पेड़ लगाएं, इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शुरुआत तौर पे कितना खर्चा इसमें आ सकता है और क्या कोई किसान अपने खेत में इसकी शुरुआत कर सकता है? उसके लिए क्या सहायता कृषि विभाग द्वारा की जा रही है? क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है? जी,
जो भी कोई युवा और या किसान इसके संबंधित एग्रो टूरिज्म का व्यवसाय शुरुआत करना चाहता है कि वो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान पर वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं और देख सकते हैं। एग्रो टूरिज्म के व्यवसाय की शुरुआत में ज़्यादा खर्चा ओनली पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आता है। बाकी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी खेती में कर रहे हैं, आप फसल उत्पादन कर रहे हैं, आप फल वृक्ष लगा रखे हैं, आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रकार के जो कृषि अलग अलग जैसे उद्यम है, जैसे प्रणालियाँ हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हो गई और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वाली जैसे शेड नेट हाउस लगा रहे हैं, इसके संबंधित आप प्रशिक्षण भी नज़दीकी संस्थान से ले सकते हैं और राज्य सरकार से इस अनुदान पे इसकी स्थापना भी कर सकते हैं। यदि आप डेयरी फार्म की स्थापना कर रहे हैं 8 से 10 गाय की, तो आपको राज्य सरकार से डेयरी फार्म की सब्सिडी मिल जाएगी, वर्मी कंपोस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी, शेड नेट हाउस पे सब्सिडी मिल जाएगी, ये राज्य सरकार पर आपको अलग अलग सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा यदि आप एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यदि आप उसके माध्यम से भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी बैंक आपको एक अच्छी खासी सब्सिडी रेट पे आपको लोन भी उपलब्ध करवा सकता है और आपको लगभग 5-6 महीना आपको उसमें किस्त भी नहीं देनी पड़ती है और आपकी जब व्यवसाय अच्छे से चलने लग जाए तो आप उसमें अपने EMI भरते हुए और अपना उससे भी एक अच्छा अपना व्यवसाय सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस व्यवसाय को सेटअप करें बिल्कुल प्लानिंग बेस पे करें, उसका एक लेआउट बनाएं, एक उसकी डिज़ाइन बनाएं। आप ऐसा नहीं है कि एक साइट इधर बना दी, एक साइट उधर बना दी, उसमें आपका कॉस्ट काफ़ी लग जाएगी। तो आपको लेआउट डिज़ाइन बनाने के लिए आप नज़दीकी किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क करें और प्रशिक्षण लेके ही उसके संबंधित आप उसकी स्थापना करें। जी डॉक्टर कैलाश जी, आप बता रहे थे कि तमाम तरह की चीज़ें हैं, इस तरीके से हम योजनाओं का फ़ायदा लेके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत है और क्या सब्सिडी मिलती है अगर हमारे कोई किसान भाई इस चीज़ को शुरुआत करना चाहता है, कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहता है तो? जी, इसमें सब्सिडी जैसे कोई यदि इसमें एग्री व्यवसाय की यदि स्थापना करना चाहता है, कृषि पर्यटन की स्थापना करना चाहता है, तो उसमें सब्सिडी तो आपको राज्य सरकार और के कृषि विभाग और उद्यान विभाग से जितनी भी कृषि की प्रणालियाँ हैं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर, चाहे डेयरी फार्म लगाना चाह रहे हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट लगाना चाह रहे हो, चाहे फ्लोरिकल्चर करना चाह रहे हो, चाहे ड्रिप इरीगेशन बूंद बूंद सिंचाई विधि लगाना चाह रहे हो, चाहे शेड नेट लगाना चाह रहे हो, इसकी सारी स्कीम आपको आपके नज़दीकी राज्य कृषि अधिकारी से संपर्क करें, वो इसके संबंधित आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा ये कि यदि आप अपने टूरिज्म को, एग्री पर्यटक को, यदि आप पर्यटन मंत्रालय आप चाहे इससे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, यदि उस पर आप अपना पंजीकरण करवा लें तो आपके पास दूर शहरों से और कोई भी बाहर विदेश से भी विजिटर आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, यदि आप उसके साथ में अपने आसपास के किसानों को अपना खुद का, यदि आपको मूल्य संवर्धन की तरफ आप जा रहे हैं, चाहे जैसे आप सरसों के तेल निकाल के यदि आप सेल करना चाह रहे हैं, गेहूँ का आटा बना के चाह रहे हैं, यदि आप और भी कोई अचार पिकल्स बनाना चाह रहे हैं देसी तरीके से, तो आपको इसमें फसाई का लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो ये 2-3 लाइसेंस है। आप जैसे जैसे शुरुआत करेंगे वैसे वैसे आप इसमें आगे कदम बढ़ाते रहेंगे तो अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से जानकारी लेते रहें। जी मीना मैम, मैं आपका रुख करूँगा। जिस तरीके से हम यहाँ तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं, पर्यटन कितना महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर के फील्ड की बात हम करें अगर, तो यहाँ पर पर्यटन के जब भी कोई पर्यटन की बात उठती है तो मन में यही सवाल आता है कि कहाँ घूमने जाना है, कोई पहाड़ों पर जाना चाहता है, कोई विदेश में जाना चाहता है, ये सब चीज़ें तो हैं ही। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें जो पर्यटन है वो कहीं ना कहीं आर्थिकी को भी बढ़ा रहा है, न केवल ग्रामीणों को, गाँवों को, कहीं ना कहीं हमारे राज्य के और हमारे देश के भी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में भी पर्यटन कहीं ना कहीं योगदान निभाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पर्यटन, इस एग्रो पर्यटन के जरिए हम एक जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं ताकि लोगों को, जैसे जिस तरीके से एटमॉस्फेयर बदल रहा है, हमारा वातावरण बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, कई बार ऐसा होता है कि बिन मौसम बरसात हो जाती है, तो इस कंडीशंस के अंदर हम एक जागरूकता अभियान के तौर पर भी इसको चला सकते हैं कि अपने वातावरण को संरक्षित करने के लिए और प्राकृतिक संपदाएं जो भी हमारे आसपास हैं उनको बचाने के लिए, उनको कम से कम तरीके से, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका निभानी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग का पूरा इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है आजकल, जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है सब, और इसकी वजह से हमारी स्वास्थ्य की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो अगर हम अभी सही समय पे अपने बच्चों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर हम लोग
नहीं ठीक तरीके से उनके साथ ये मैसेज पास कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से आगे बचाना है, तो जो नुकसान हमारी पीढ़ी ने किया है वो भी वही करते चले जाएंगे। तो हम लोग को उनको डेफिनेटली बहुत एक बड़े लेवल पे ये जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है कि किसानी के साथ साथ आप कैसे पूरे वातावरण को भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि सिर्फ रसायन को निकाल देने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है। सिर्फ एक रसायन और बीज वो हमारे अपने नहीं होने, मतलब बीज अपने होने चाहिए, फैक्ट्री से लिए हुए नहीं, और रसायन नहीं होने चाहिए। अपने खुद के जो भी हम लोग पहले प्राकृतिक तरीके से करते थे, गोबर की खाद डाल दी, पत्तों की खाद डाल दी, ये सब, तो उससे इन्वायरमेंट पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और हमारे बच्चों को भी समझ में आने लगेगा कि उनको इस चीज़ से कैसे खान पीन में और इन सब चीज़ों में बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकती है चीज़ें। जी सुमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। जी सर। जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि अपार संभावनाएं हैं एग्रो टूरिज्म के अंदर, लेकिन संभावनाओं के साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी उतनी हो जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे एग्रो टूरिज्म को अगर कोई बनाता है तो उसके लिए चुनौतियां क्या हैं? चुनौती इसमें केवल एक ही है कि जो ग्राहक है ना, जो वो उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, वो जागरूक होना ही नहीं चाहते। जैसे आज हम ये प्रोग्राम भी क्यों कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों, ये जरूरत ही क्यों आई हमें इतना जागरूक करने के लिए, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, और अपने आप से हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमें किसान की ज़रूरत नहीं है क्या? तो वो जागरूकता ही सबसे बड़ी जो है परेशानी जो है किसान के सामने खड़ी होती है। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, हम कई बार मार्केट लगाते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, तो किसान को ही हमेशा अपने आप को प्रूव करना रहता है। सवालों की एक लड़ी होती है लोगों के पास, ऐसे कैसे, ये क्या, वो क्या, ये कैसे, वो कैसे। क्या आप इतने सवाल उस कंपनी से खरीदते हैं जिसका आप आटा खरीद के लाते हैं? आप कहते हैं ना कि 5 किलो की आटे की पैकेट दे दी, वहाँ सवाल पूछा आपने, ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, कब पिसा था, कितने दिन चलेगा, कैसे रहा, इसमें क्या डाला था, क्या नहीं डाला था, वहाँ तो आप नहीं पूछते। तो किसान से इतने सवाल क्यों? वहाँ उसके साथ जुड़िए ना, उसके पास जाइए ना, फिर देखिए, फिर समझिए। तो जागरूकता जो है एक बहुत बड़ा अभी एक कारण है जिसकी किसान को भी परेशानी हो रही है। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, मैं अपना सामान लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझा लोगों को थक जाता हूँ कि ये प्राकृतिक खेती होती क्या है, इसमें कैसे क्या करना है, कैसे आपको खाना है। अब पहले तो सामान दीजिए, फिर उनको समझाइए कि इसको ऐसे खाइए, इसको ऐसे बचाइए। जैसे आटा होता है किसान का, वो आटा लंबे दिन नहीं चलेगा, वो 10 से 12 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है। अब लोगों को आदत हो चुकी है आटा की 6 महीने चलेगा, वो तो खराब ही नहीं होगा। तो वहाँ पे किसान के साथ उनको समस्या आती है। अब वो समस्या कब दूर होगी? जब वो किसान के पास खेत में जाके बैठेंगे और उसके साथ बातें करेंगे। दूर से वो समस्या कभी दूर नहीं हो सकती। अब ये समस्या केवल और केवल एक स्टैंड पे खड़ी हुई है। किसान तैयार खड़ा है बात करने के लिए आपके साथ। आपको अगला कदम उठाना है कि उसके साथ बातें करनी है, उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ प्यार से एक बैठ के आराम से बातें करनी है, समझना है खेती के उन पहलुओं को कि कहाँ से परेशानी शुरू हुई। अगर आज के जीवन से आप खुश हैं, जो हो रहा है आपके साथ, इस तरीके से आप खुश हैं, इन दवाइयों को खा के आप खुश हैं, इन बीमारियों के साथ आप खुश हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुश नहीं है तो अभी से बदल जाइए, यहीं से बदल जाइए। और ये सारी परेशानी केवल और केवल खान पान से है। बिल्कुल, आप सुबह से लेकर शाम तक जो खा रहे हैं ना, उस खान पान से ही बीमारियां हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले आपके खाने पीने को ही चेंज करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग, जैसे मैं सुनता हूँ, लोगों को गेहूं बैन कर दिया उनका खाने से। आपने सोचा है गेहूं बैन क्यों हो गया आपका खाने से? एलर्जी किस चीज़ के कारण हो गई आपको? बहुत सारे फ्रूट से आपको एलर्जी हो गई, खुशबू से आपको एलर्जी हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि केमिकल सुबह से लेकर रात तक इतने केमिकल का इस्तेमाल कर जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सुबह उठे, ब्रश की, वो केमिकल, फिर मुंह में एक पता नहीं वो कोला करते हैं, वो केमिकल, फिर नहाए साबुन, वो सारे केमिकल, फिर शैम्पू लगाया, वो केमिकल, मतलब पूरा दिन केमिकल के उसमें रहते हैं। फिर खाना खाया, वो केमिकल। जब आप किसान के पास वहाँ पे जाएंगे तो वो आपको नीम की, बबूल की, जो भी उसके खेत में आसपास पौधे होंगे, उसकी आपको दातुन देगा, वो दातुन आपको करनी है। मिट्टी से बने हुए वो साबुन वो देगा, उससे आपको नहाना है। वहाँ के उत्पाद आपको खाने। तो आप जीवन में एक परिवर्तन देखिए। या तो आप इस जीवन से खुश हैं तो ये ठीक है, और इससे खुश नहीं है तो वो बदलाव की तरफ आपको जाना ही होगा, और कोई समाधान इसका है ही नहीं। बिल्कुल, कोई समाधान इसका बचा ही नहीं है। अब उस स्टेज पे नहीं है हम कि अभी कुछ हो जाएगा। अब एक हम बॉटम लाइन पे खड़े हैं कि यहाँ से अब आगे हमें जा ही नहीं सकते, हमें पीछे ही से जाना होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की। डॉक्टर कैलाशी, मैं आपका रुख करूँगा। यहाँ पर चुनौतियों की बात सुमित जी ने हमें बताई कि तमाम तरह की चुनौतियाँ किसानों के लिए क्या हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ ये चुनौतियाँ किसानों के लिए हैं? जो लोग उस एग्रो टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच रहे हैं, या जो लोग उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या सावधानियाँ, चुनौतियाँ होनी चाहिए? और जिसका वो एग्रो टूरिज्म है, जिसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए वो सावधानियाँ और चुनौतियाँ क्या होनी चाहिए? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए? जी,
जो भी पर्यटक यदि किसान के पास एग्रो टूरिज्म में पहुंच रहा है तो पहले जब एग्रो टूरिज्म की स्थापना करनी है तो अपनी जो चुनौतियां हैं उनको कम करना चाहिए। उनमें से चुनौतियों में ये आता है कि जैसे आपकी जो एग्रो टूरिज्म पे उसमें कोई ज़्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर देसी भाषा प्रयोग करते हैं। यदि कोई शहर क्षेत्र से आ गया, यदि हमारा भाषा का आपस में सामंजस्य नहीं बैठा तो हम उनको जो उनका पर्पज है वो सोल्व हो नहीं पाएगा और आपस में हम जुड़ भी नहीं पाएंगे। तो यदि आपके एग्रो टूरिज्म अच्छा चलता है तो आपके पास एक उनको समझाने के लिए, आपके प्रोडक्ट को उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छा विशेषज्ञ भी होना चाहिए। हाँ, चाहे वो आके रह रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन एक अपना आपकी मार्केट, अपना आपके प्रोडक्ट को उनके सामने रखने के लिए, जैसे सुमित जी ने बताया, हम उनको विश्वास कैसे करवाएं, इस विश्वास के लिए हमें एक साथी जो विशेषज्ञ है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड नंबर की चुनौती आती है अपने आसपास के साथी किसानों को जोड़ के रखिएगा। जैसे हम शेयर स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो अपने आसपास के साथी किसानों को जोड़ के रखिएगा। आपके पास डिमांड पूरी नहीं हो रही तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखिएगा। हम ग्रामीण क्षेत्र के एनवायरनमेंट को, वातावरण को सब जानते हैं। यदि आसपास के किसान अपने खुश हैं तो अपने आसपास का अपने टूरिस्ट को एक अच्छा मैसेज भी देंगे। दूसरा, आपके पास पर्यटन के आवागमन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपके नज़दीकी, ऐसा नहीं आप कहीं दूर जाके उसकी स्थापना कर दी जहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, एक बार आइए दूसरी बार आने का उनका मन ही नहीं किया। नज़दीकी, जैसे बच्चे विजिट कर रहे हैं, बुजुर्ग विजिट करते हैं, एग्रो टूरिज्म पे नज़दीकी चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए और आपके पास चिकित्सा के संपर्क होने चाहिए आपके पास। दूसरा, आपके पास जो भी पर्यटक की प्रबंधन करने वाली जो संस्था है उसका आपका अच्छा संपर्क होना चाहिए और आपके आसपास का संचार माध्यम अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की आईसीटी का, संचार माध्यम का, जैसे डीडी किसान, व्हाट्सएप, वेबसाइट, सब इसका ज़माना है। आप इसको अपना आपको बड़े अच्छे से प्रस्तुत करिए क्योंकि आपको मार्केट, कस्टमर यही ला के देंगे। तो ये सारी चुनौतियों को आप अपना आप को तैयार रख के फिर आप एग्रो टूरिज्म व्यवसाय की शुरुआत करें और एक अच्छा आप मैसेज दें। जो भी आपके फार्म पे आए उनको एक अच्छा संदेश दें। वो आपका संदेश आगे 10 विजिटर को लेके जाए और वो 10 विजिटर आपके पास आए, क्योंकि ऐसे ही तो मार्केट बढ़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि किसान को मार्केट उपलब्ध करवा दो। हमें किसान को मार्केट किसान ही उपलब्ध करवाएगा प्लस विजिटर ही उपलब्ध करवाएगा। तो चुनौतियाँ दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से हमें उनको कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अगर आपको मार्केट डेवलप करनी है तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा, तभी आपका जो पर्यटन स्थल है उसको लोगों के बीच में पहुँचाना भी होगा और उसका प्रचार प्रसार भी तभी संभव हो पाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर कैलाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कृषि जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थल में पर्यटकों के लिए कौन कौन सी व्यवस्था और कौन कौन सी गतिविधियां उपलब्ध करानी चाहिए। ये तो आपने मूलभूत सुविधाएं बताई कि ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त व्यवस्थाएं, जैसे सुमित जी ने कहा कि आप उसको ऐसा साबुन उपलब्ध कराइए ताकि वो प्राकृतिक हो, दातून से उसको सुबह दीजिए क्योंकि वो आम जिंदगी में कोलगेट का इस्तेमाल कर रहा है या फिर जो दंत मंजन इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे स्थिति के अंदर कौन सी गतिविधियां और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पर्यटकों को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें जगे। जब हम कृषि पर्यटन की बात करते हैं तो जितनी भी कृषि की जो गतिविधियां हैं या जो कृषि की प्रणालियां हैं, जैसे अपने फल उत्पादन हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, अनाज उत्पादन, तिलहनी फसल का उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, गोट फार्मिंग, कोई फ्लोरिकल्चर हो गया, ड्रिप इरीगेशंस हो गए, और ये चीज़ें तो जो कृषि प्रणाली से जुड़ी हुई ये तो आपके फार्म पे होनी चाहिए। तभी तो हम उसको अपना जो पर्पज है कृषि पर्यटन का हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। कृषि पर्यटन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो डेली विजिट के हो गए, आप एक छोटा सा रूम, छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया या आप अपना फैमिली सहित वहीं रह रहे हैं, तो कोई भी पर्यटक आएगा आपके साथ डेली विजिट पे, वो अपना खाना खाएगा, विजिट करेगा, शाम को वापस चले जाएंगे। यदि आपके पास नाइट स्टे की व्यवस्था है तो आप शुरुआत में ही 2 या 3, ज़्यादा एकदम इस पर एकदम खर्चा ना कर दें, क्योंकि शहर के अकॉर्डिंग और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही आप उसकी स्थापना करें। शुरुआत में 2 से 3 आप उनको फैमिली को अच्छा मौका दें, उनको वहाँ पे रुकने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। सबसे अच्छी बात उनकी सिक्योरिटी का, क्योंकि कोई भी जाता है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वो अपना आपको अनकम्फर्टेबल ना महसूस करे, और ये आप एक व्यवस्था करिएगा। इसके अलावा जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जैसे आपने एग्रो टूरिज्म की स्थापना की है, शुरुआत में आपने उसके एंट्री गेट रखी है, एंट्री गेट में आपके पास गार्ड है, गार्ड के पास आपने जो भी कोई खुद आते हैं ड्राइव करके, कोई ड्राइवर लेके आते हैं, एक जो भी कोऑर्डिनेटर होता है साथ में, उसके लिए भी आप एक व्यवस्था रखिएगा। 500-700 मीटर अंदर की तरफ आप स्टे रखिएगा। रोड के दोनों तरफ अच्छे अच्छे फूलों के बाग हो और फल वृक्ष लगाए हो, और जो भी आपका स्टे का रूम है
स्टे रूम आप इस जगह बनाए, क्योंकि ये जो भी अपने मैदानी क्षेत्रों में बनाते हैं उसका जो आवास वाली व्यवस्था वो बीचों बीच बनानी चाहिए, और वहीं पास में खाने की व्यवस्था बनानी चाहिए, और हवा का बिल्कुल आवागमन होना चाहिए। ज़्यादातर जो एग्रो टूरिज्म होते हैं गाँव के नज़दीकी क्षेत्र से थोड़ा बहुत हटके दूर है, क्योंकि शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण वहाँ का होना जरूरी है, तभी, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र से तो निकल के आ ही रहे हैं, तो इसलिए उनको एक शुद्ध हवा शुद्ध वातावरण उपलब्ध करवाइए। बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारियाँ और तमाम महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जो पर्यटकों को और जो पर्यटक स्थल पर जा रहे हैं उन दोनों को इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं जब भी कभी आप किसी एग्रो टूरिज्म की तरफ जाएं, या फिर कभी भी आपको लगे कि इस तरफ के हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों पे हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार चर्चा फिर से जारी रहेगी, तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श में लगातार चर्चा जारी है कि कैसे कृषि पर्यटन को आगे बढ़ाया जाए, हमारी क्या भूमिका उसमें होनी चाहिए और क्या क्या संभावनाएं इसमें आगे हैं। हमारे साथ वीणा जी जुड़ी हुई हैं। वीणा जी, आपका बाल संगठन है, इसमें लगभग कितने बच्चे इस समय सम्मिलित हो रखे हैं, कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और अगर कोई आपके बाल संगठन से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी हमारे जो बच्चों का जो होम है जहाँ पे बच्चे रहते हैं वो उस जगह से आते हैं जहाँ पे, मतलब समझिए कि जैसे कि कोई भी बच्चा ऐसे क्राइसिस में है जहाँ पे उसके लिए घर में रहना या घर उसके लिए उपलब्ध नहीं है, उसका परिवार से छूट गया है, वो हमारे पास में रहते हैं। तो वो अराउंड हमारे पास में करीब 50-60 बच्चे एक समय पे रहते हैं और उनका प्रशिक्षण पूरा होता है। वो स्कूल भी जाते हैं और साथ में ये जो भी थोड़ी लाइफ स्किल है, जो भी युवा हो रहे होते हैं बच्चे, उनको हम लोग ये लाइफ स्किल वगैरह सिखाना शुरू करते हैं, जिसमें गार्डनिंग वार्डनिंग ये सब आ जाती हैं। और जैसे मैंने बोला था कि बच्चों को हम लोग रोज़गार के अवसर भी इसमें शुरू से ही दिखाएं कि रोज़गार कैसे मिल सकता है। तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा कैफ़े शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न समझिए उसको, क्योंकि जो शहर से लोग आते हैं उनके लिए एक ख़ास तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसमें ना, जिसमें जैसे वो शहरों में बहुत सारे कैफ़े होते हैं, बट दिस कैफ़े इज़ लाइक मोर प्राकृतिक। जो आप जाइए खेत से सलाद का सामान निकालिए और अपने वहाँ पे उनको सिखाया जा रहा है कि बच्चों को कि सलाद कैसे उनको अच्छे तरीके से बना के खिलाना है, मतलब ना उसको किस तरह से आप बनाइए। तो वो भी प्रैक्टिस उनको कराई जाती है साथ साथ में कि आप अपने खान पीन में रॉ फूड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग कैसे कर सकते हैं, उनकी सोलर कुकिंग के साथ में कैसे उनको पका सकते हैं, और वो खाना उनको देने की कोशिश करते हैं। और हम लोग वहाँ पे ये भी कोशिश करते हैं कि जो लोग आके वहाँ पे जो ये कैफ़े में आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा इंटरनेट की सुविधा हो, ताकि वो वर्क स्पेस की तरह उसको यूज़ कर सकें और वहाँ पे अपना काम कर सकें, और साथ में बच्चों के साथ में वो खाना पीना सब कर सकें। पर ये सारा प्रोग्राम हम लोग 16-17 साल से ऊपर के बच्चों के लिए चलाते हैं। उससे छोटे वो लोग सिर्फ एक स्किल की तरह इसको सीखते हैं। आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? उसके लिए हमारा वेबसाइट में जाके एक तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं कि वहाँ पे लिस्ट होती है कि कहाँ पे हमारे को ज़रूरत है। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए हम लोग टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं अपनी सोशल मीडिया पे कि जैसे जब हार्वेस्टिंग का टाइम है, जब सोइंग बोने का टाइम है, कि आप आके देखिए कैसे ये चीज़ प्रोसेस होता है पूरा। बीज कलेक्शन का जब टाइम है तो कैसे आप बीज कलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप बोना सीख सकते हो, कैसे आप हार्वेस्टिंग करना सीख सकते हो। उस समय पे हम वॉलंटियर्स को बोलते हैं आइए बच्चों को लेके, जो कि वहाँ पे काम कर सकें। उसके अलावा वेबसाइट के थ्रू आप और भी डिफरेंट, जैसे एजुकेशन में जुड़ना चाहें, आप उनके टेक्नोलॉजी में सिखाना चाहें और कोई हाथ की स्किल सिखाना चाहें, तो वहाँ पे हम लोग उसको टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं कि ये प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। जी, इसमें कोई आवेदन शुल्क भी लगता है क्या मैम? आपसे जानना चाहते हैं। हम लोग आवेदन शुल्क नहीं लेते हैं, पर अगर सिर्फ टूर के लिए 1 डे के लिए आ रहे हैं तब हम लोग कुछ चार्ज करते हैं। पर अगर आप कुछ सीखने के लिए, बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ उनको ये इस तरीके की कोई माहौल नहीं मिला है, वहाँ पे हम लोग फ्री में उनको प्रोवाइड करते हैं सब चीज़ें। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमित दागर जी का मैं रुकूंगा। सुमित जी, आप प्राकृतिक की तमाम बातें बता रहे थे कि प्राकृतिक तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जो ये पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं इसमें
फसल खेत से फसल लेके आना, अपने आप खाना बनाना, इसके अतिरिक्त क्या इसमें जो पर्यटक स्थल हैं, जो पर्यटक उस स्थल को बना रहे हैं, उसमें ये भी सब चीज़ें ऐड की जा सकती है? जैसे चाक लगा दिया, उससे मटका बनाना सिखाया जा रहा है, उपले कैसे बनते हैं उसको बनाना सिखाया जा रहा है, कुएं से पानी निकालना बताया जा रहा है कि कैसे पानी निकाला जाता है, क्योंकि शहर के क्षेत्रों के लिए जो लोग हैं उनके लिए सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को अभी इन्वॉल्वमेंट किया सकता है? और इसके अतिरिक्त ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि पर्यटक स्थलों में कोई किसान भाई अगर लगाना चाहे तो क्या क्या और ऐड ऑन कर सकता है? इसमें सभी वो चीज़ें जो आपकी गांव की चीज़ें हैं ना, वो सभी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है। आपके खेत में जब वो घुसे तो सबसे पहले आपका जो संसाधन है खेती के वो खड़े हुए हैं, चाहे आपका बैल है या आपकी गाय है या आपका ट्रैक्टर है, जो भी मशीनरी आपकी है वो आप उनको दिखाइए कि इनके द्वारा हम खेती करते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो आपकी खेती देखते हैं। खेती देखने के बाद वहीं पे जिस तरीके से आपने बताया कि मिट्टी का वो बना हुआ है, हमने जैसे मिट्टी का एक गड्ढा खोद के वहाँ पे बनाया था, मड थेरेपी जिसको बोलते हैं। जी। मिट्टी की थेरेपी दी जाती है जो कि स्ट्रेस को दूर करती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलीफ करती है, तो उसमें मड थेरेपी उनको दीजिए। हम उनसे ईंटें बनवाते थे मिट्टी की, जी, कि मिट्टी की ईंटें किस तरीके से बनवाना है। गोबर उनसे पतवाई, जैसे आपने बोला, उपले बनवा सकते हैं। दूध निकलवाने की बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने एक इसमें प्रक्रिया करी थी कि जो दूध निकालेगा, जितना दूध निकालेगा वो खुद ही पिएगा, तो उसमें इंटरेस्टिंग लगता है, उनको काफ़ी मज़ा आता है कि वो दूध निकालना हम सीख रहे हैं। तो उनको नई नई चीज़ें सिखानी है जो आपको आती हैं, जो आपके गाँव की चीज़ें हैं, जो आपको बोरियत लगती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उसको रोज करके बोर हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपकी हर चीज़ प्लस पॉइंट है गाँव में, हर चीज़। आपका नलका है उसका पानी पिलाइए, आपका कुआं है उसमें से पानी निकालिए, उनको पानी का टेस्ट कराइए कि ये आप आरओ का पानी पीते आज हमारा ये पानी पीजिए, इसका टेस्ट कैसा है, इसके अंदर न्यूट्रिशन पावर ज़्यादा है। आपने वहाँ पे मटके बनवाइए, छोटे छोटे उनको मटके बना के उनको गिफ्ट दीजिए, उसमें प्लांट लगा के गिफ्ट दीजिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अपनी गाय भैंस वहाँ पे बांधिए, बकरियाँ अपनी वहाँ पे रखिए, उनसे मिलवाइए, उनको उनका दूध पिलाइए, उनके दूध से ही बने हुए प्रोडक्ट उनको दीजिए फिर, क्योंकि दूध की डिमांड सबसे ज़्यादा है और दूध लोगों को नहीं मिलता है। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मेरे पास 8 से 10 फ़ोन नहीं आते हों कि क्या हमें कोई दूध का अच्छा सोर्स मिल सकता है क्या। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता आप एक से। तो इसकी डिमांड इतनी है कि वहाँ पे अपने पशुओं को उनसे दिखाइए कि हमारे पशु हैं, इस तरीके से हम इनको रखते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, ये खुले रहते हैं, ये 24 घंटे बंधे नहीं रहते, ये चारा खाते हैं, इस तरीके से रहते हैं। इनका दूध आप निकाल के देखिए, पी के देखिए, तो वो आपसे दूध लेंगे। तो इससे आपकी डबल इनकम होगी। एक तो वो आपके पास आए, आपके पास रुके, आपके पास खाना खाया, वो पैसे आपको मिले, आपको वो जाने। दूसरा, वो आपसे रेगुलर सामान लेंगे, तो आपकी इनकम डबल हो रही है। किसान का इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो ग्राहक है उसका फ़ायदा ये है कि उसको शुद्ध खाना मिल गया है। बहुत अच्छी बात है। तो किसान हमेशा दब के क्यों रहे? उसको ये नहीं रहना चाहिए कि मैं तो बस गेहूँ लगाऊंगा, मैं तो बस सरसों लगाऊंगा और उसको मंडी में बेचाऊंगा, फिर मंडी का रोना रोता रहूंगा कि मुझे ये दाम नहीं मिला, मुझे वो दाम नहीं मिला। उससे आगे क्यों नहीं सोच रहे हम? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि IIT किए हुए बच्चे जो कई लाख के पैकेज छोड़ के खेती की तरफ आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? आप खेती को छोड़ रहे हो और वो खेती की तरफ आ रहे हैं जिनका खेती से कोई नाता ही नहीं था। वो क्यों आ रहे हो? तभी तो आ रहे हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा है। तो आपको वो फ़ायदा लेना है उससे। आप इसमें कुछ गलत नहीं करेंगे। व्यापार, अगर इसको व्यापार कहा जाए तो आप व्यापार भी कह सकते हैं, वो आपकी अपनी चीज़ है, इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। हम जैसे मैं आटा बेचता हूँ तो मुझे आप आटा बेचने वाले कह सकते हैं कि भी आटा बेचता है, लेकिन मेरा गेहूँ है, अगर गेहूँ बेचेगा तो किसान है, अगर आटा बेच दे तो व्यापारी है। ये क्या बात है? ये तो कोई बात नहीं है। वो आपकी अपनी चीज़ है, आपका अपना सामान है। अपने सामान को खुद प्यार कीजिए, उस पर अपना गर्व कीजिए, और वो गर्व जब भी करेंगे जब आप प्राकृतिक रूप से उसमें उगाएंगे, आप मेहनत करेंगे। अगर आपने उसमें मेहनत ही नहीं की तो आप गर्व ही नहीं कर पाएंगे कि आपने उसमें कुछ भी आया, आपने उसके अंदर जहर डाल दिया, कुछ भी बात हुई फिर जहर डाल दिया, तो फिर आप उसको ऐसे ही बेचिए और आराम से बैठे रहिए कि आपको कुछ मिला ही नहीं। तो आपको अपनी चीज़ों पे गर्व करना होगा, अपनी खेती पे गर्व करना होगा, अपने गांव पे गर्व करना होगा, अपने गांव की चीज़ों पे गर्व करना होगा, और उन्हीं चीज़ों को लेके आपकी आमदनी बढ़ेगी। जी जी। डॉक्टर कैलाश जी, सुमित जी ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात कही कि आपको जुड़ना होगा और समझना होगा और कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं कि आज के किसानों में कहीं ना कहीं एक डर भी बैठा होता है कि मैं शुरू करूं, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, कितना पैसा लगेगा, ये तमाम तरह के सवाल उसके मन में उठते हैं जब वो कृषि पर्यटन स्थल को डेवलप करना चाहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई किसान करना चाहता है तो इन सभी डरों से कैसे निपटाए, और जागरूकता की कमी भी देखने को मिलती है, तो वो जागरूकता कैसे उस किसान के अंदर पहुंचनी चाहिए ताकि वो सिर्फ गेहूं और चावल की फसल ना करके इस तरह के स्टार्टअप्स भी करके अपनी आय को बढ़ा सकता है? जी, आप किसी भी कृषि पर्यटन की स्थापना करना चाह रहे हैं तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया, आप अपने उसके लिए एक प्रशिक्षण लीजिए।
और अपने नज़दीकी विशेषज्ञ से मिलिए। और आपके काफ़ी डाउट्स, काफ़ी जो आपके ऐसे सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आएगी, ये समस्या आएगी, आपके विशेषज्ञ मिलने से ही दूर हो जाएगी। हाँ, आपको शुरुआत में आपको लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, जैसे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती अपनाना, इसमें तो कोई पैसा लगना ही नहीं है। आप इससे शुरुआत कीजिए, थोड़े थोड़े लेवल से शुरुआत कीजिए, और फिर आप अपने आसपास जब आप ये शुरुआत कर देंगे तो आपके पास कस्टमर भी जुड़ने लग जाएंगे। कस्टमर जुड़ रहे हैं तो आप अगला स्टेप लीजिएगा, जो अपने क्षेत्र में बागवानी है और जो राज्य सरकार और कृषि विभाग की जितनी भी स्कीम्स है, उस स्कीम का फ़ायदा लेते हुए जितनी भी कृषि जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी, उनको अपनाइए। उनमें आपको काफ़ी आर्थिक सहायता मिल जाएगी राज्य सरकार के उद्यान विभाग और कृषि विभाग से। फिर आप स्टेप उठाइए 1 या 2 रूम का अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, और फिर आप जब आपके पास रेगुलर इनकम आने लग जाएगी, जब आपके पास प्रोडक्ट आपके वहीं से सेल होने लग जाएगी, तो आपको अपना आप ही अगला कदम मिल जाएगा और आप उसमें अपने एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दे पाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और समस्या के लिए आपके पास नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, आप उनसे संपर्क करिए। आज जो प्रोग्राम चल रहा है, इस माध्यम से भी आपको काफ़ी एक संदेश मिल जाएगा कि एग्रो टूरिज्म की कैसे स्थापना करें। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, सोशल मीडिया पे कई सारी चीज़ें ऐसे भी डाल रखी है, जैसे एक साथ आपको करोड़ों की इनकम हो जाएगी, लाखों की इनकम हो जाएगी, आप शुरुआत करें और 6 महीने में उसकी उम्मीद करने लग जाएं। ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद उस चीज़ पे मत जाइए, एक एक स्टेप बढ़िए। और आप अपने खेती कर रहे हैं तो आपको वैसे ही, किसान को तो वैसे ही अंदाज़ा लग जाएगा मैं कितने लगा रहा हूँ और मुझे कितना मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है आपकी निरंतर इनकम हो जाएगी। आपकी निरंतर इनकम आई होने से आपके जो परिवार पर जो असर पड़ेगा, आपके परिवार के जो रहन सहन है, आर्थिक उत्थान होगा, बच्चों की शिक्षा है, कल्चर है, परिवार का वेशभूषा है। आपके पास जब निरंतर पैसे आएंगे तो आप अपने धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नई तकनीकी अपनाने लग जाएंगे, तो वो ऑलरेडी धीरे धीरे प्लान के बेस में एग्रो टूरिज्म में स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल। तो कृषि पर्यटन में अगर कोई भी किसान भाई आगे आना चाहता है और कोई पर्यटन स्थल लगाना चाहता है, तो इन सभी जानकारियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर अपने कृषि विभाग के नज़दीकी कृषि विकास केंद्र से या फिर अधिकारियों से मिलकर आप तमाम जानकारी उपलब्ध ले सकते हैं, और तमाम जानकारियों का सही इस्तेमाल कर आप खेती किसानी में अपनी फसल उगाने के अलावा भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जो उसको डेवलप कर आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। विचार विमर्श में आज हमने बहुत विस्तार रूप से इस विषय पर चर्चा की है, आपको तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं, और इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने आसपास के जो आपके कृषि पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ पहुँचिए, अपनी जो विरासत है, जो खेत खलिहान है, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कैसे हमारे देश के किसान कितनी मेहनत से हमारी थाली में जो अन्न पहुँचाते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या चुनौतियां हैं उनके जीवन में, किस तरीके से फसलें उगाई जाती हैं और क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है। इन सभी जानकारियों का आप हमारा उचित इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने में भी एक अपनी अहम योगदान निभाएंगे। हमारा विचार विमर्श कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इससे जुड़े कोई भी आपके सुझाव या कोई भी सलाह है तो आप हमें अपने सुझाव और सलाह हमसे साझा कर सकते हैं। हमें आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, vichaarvimarsh08@gmail.com। तो आज का हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से होंगे हाजिर एक नए विषय पर चर्चा को लेकर नए मेहमानों के साथ। तब तक आप बने रहिए, और जाने से पहले मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अमीना मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कैलाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुमित डागर जी, आपकी बहुत शुक्रिया। तो आप तब तक बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। भोपाल को अपना फैसला जल्दी लेना होगा। आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी पर कोई दबाव नहीं डाल रहे। भोपाल ना तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ेगा, ना ही पाकिस्तान के साथ। ऐसी कोई अलग सहूलियत या ट्रीटमेंट भोपाल को नहीं मिल सकती। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। सही फैसला लेना काफी नहीं, वक्त भी सही होना चाहिए। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। आप बतानी व्यंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला क्या है? केवल मिर्च। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।